नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि वाई एन आर पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। उनमें जैसे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत को समझा, ओपेरिन के सिद्धांत को समझा, और पिछले वीडियो में हमने जाना मानव का विकास कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास में ये पहला अध्याय पढ़ेंगे, पाषाण काल, और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय माना जाता है जब हम कह सकते हैं कि मानव का अस्तित्व तो था, परंतु उस समय में कोई सभ्यता विकसित उसके द्वारा नहीं की गई थी। समूह में ही वो रहता था, लेकिन वो और जीवों की तरह जंगल में ही जो है वो रहता था। जैसे दूसरे जीव जंगल में रहते हैं वैसे ही वो रहता था, झुंड में रहता था, उसका आवास जंगल ही था और वो दूसरे जीवों की तरह गुफाओं आदि में ही रहता था। और ऐसा उसने कोई मकान, जैसे आज के मनुष्य के जैसे उसने कोई मकान नहीं बनाए हुए थे। वो एक जंगली जानवर की तरह ही जो है वो गुफाओं में निवास करता था और केवल शिकार ही करता था, या उस खाद्य का वो संग्रहण करता था, अर्थात जो खाने की चीज़ें हैं उनका वो संग्रहण करता था, उनको इकट्ठा करता था। बस वो इसी कार्य तक सीमित था। हाँ, मगर समय के साथ साथ वानर की एक प्रजाति में बुद्धि का विकास होने लगा और उसने धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। जैसे आग को जलाना उसने सीख लिया था, पशुओं को पालतू बनाना उसने सीख लिया था, और एक ऐसा समय भी आया जब वह घास फूस के घर बनाकर भी रहने लगा। और पहिए का आविष्कार उसने किया, बीजों की पहचान उसने की जो उगाए जा सकते हैं, अर्थात कृषि का आविष्कार उसने कर लिया था, कृषि करने लगा था। और पत्थरों के एक युग से, औजार बनाने के इस युग से मनुष्य जो है वो एक ताम्र पाषाण युग की और किस तरह से बढ़ा, इसको हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण काल जो आप देख पा रहे हैं, ये पाषाण काल का ही हिस्सा माना जाता है। पहला जो इसका भाग है, इतिहासकारों के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू करें तो एक ही भाग में हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होती है, तो इतिहासकारों के द्वारा इसको विभाजित कर दिया गया है। तो उसमें पहला जो भाग है वो है पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और आगे पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, और इसमें दूसरा आ जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा आ जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका क्या समय है, इसमें क्या साक्ष्य इसके मिलते हैं, उसके बारे में आगे जानेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल को अगर समझें तो इसका जो समय है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और उपकरण व स्थान के आधार पर जो है इनको ये नाम दिए गए हैं। केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं, साहित्यिक जानकारी जो है वो इसके बारे में कोई प्राप्त नहीं होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि उस समय में कोई मनुष्य के द्वारा, जैसे मैंने बोला कि कोई सभ्य समाज से विकसित नहीं कर लिया था। उस समय में तो ये शिकारी ही था और जीवों की तरह, जैसे वानर की एक प्रजाति से विकसित हुआ ये, तो वानरों की तरह ही ये जंगल में रहता था। तो साहित्यिक साक्ष्य जो है उस समय के कोई उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ, कुछ चित्रकारी जो है वो ज़रूर मिलती है। तो इसके अलावा पाषाण उपकरणों में हम बात करें तो क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग इसके द्वारा किया जाता था। और इस समय में चॉपर चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये पत्थर हैं जो पानी में पाए जाते हैं, किनारों पर आपको आपने देखे भी होंगे नदियों या समंदर में। तो इस तरह के जो पत्थर प्राप्त होते हैं इसको वह यूज़ करता था, इसको वह प्रयोग करता था। और इस समय में जैसे कि चॉपर चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। तो चॉपर जो है वो एक तरफ से उसको जो है तीखा किया जाता था, उसको चॉपर बोल दिया जाता था। इन पत्थरों को जब एक तरफ से तीखा करके प्रयोग किया गया मानव के द्वारा, तो उसको हम चॉपर कह देते हैं। और जैसा कि इसमें कहा कि चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे, तो उपकरण तो पत्थर के ही थे, इसको दोनों तरफ से जो है वो धार बनाई जाती थी। और आगे भी कुछ चित्रों से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो है चॉपर चॉपिंग उपकरण पत्थर के ही उपकरण बोले जाते हैं। पेबुल जो है वो पत्थर
को बोला गया है, ये जो पानी में पाया जाता है। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। हैंड एक्स संस्कृति या एशिलियन संस्कृति भी इसी समय को ही कहा जाता है। एशली प्रकार के औजार जो हैं वो मद्रास संस्कृति में प्रयोग किए जाते थे। मद्रास संस्कृति का जो नामकरण है वो कृष्णा स्वामी के द्वारा किया गया था। हैंड एक्स संस्कृति अर्थात जो एक हैंड एक्स का अर्थ होता है जो हाथ की कुल्हाड़ी होती है, हैंड एक्स संस्कृति उसी के नाम पे इसको नाम रखा गया है, क्योंकि वो पहला ऐसा उपकरण था जो मद्रास संस्कृति में खोजा गया था। इस वजह से उसी के नाम पे इसको ये संस्कृति बोला जाता है। एशलियन संस्कृति भी इस समय को बोला जाता है, क्योंकि एशलियन प्रकार के जो औजार हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। और एशली जो है एक जगह है फ्रांस में, सेंट एशली के नाम से एक जगह है फ्रांस में। तो ये वहाँ पर जो है, अगर हम बात करें प्राचीन काल की, वहाँ जो उपकरण पाए जाते हैं वो उसी के नाम पे जो है उनका नाम पड़ा है, एशलियन जो औजार उनको बोला जाता है। तो उस प्रकार के जो औजार हैं वो यहाँ पे भी प्राप्त होते हैं, इस वजह से इसको ये नाम दिया जाता है, एशलियन संस्कृति इसको कहा जाता है। अदरवाइज हम कहें कि मद्रास संस्कृति, तो मद्रास में जो पाए गए हैं उपकरण, इस वजह से उसको मद्रास संस्कृति कह देते हैं। मद्रास संस्कृति का जो नामकरण है वो इतिहासकार कृष्णा स्वामी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसके साक्ष्य जो हैं सर्वप्रथम मद्रास के समीप ही मिलते हैं, बदमदुरई या अतिरमपक्कम से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी वजह से इसको मद्रास संस्कृति का नाम दिया जाता है। ये जो एशली की हम बात कर रहे हैं, एशली प्रकार के जो औजार हैं ये होमो इरेक्टस, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, होमो इरेक्टस मानव के द्वारा ये औजार प्रयोग किए गए थे। इसके साथ साथ होमो हैबिलस मानव के द्वारा जो औजार प्रयोग किए गए उनका नाम है ओल्दोवान। ओल्दोवान या कोई भी जो औजारों का नाम दिया गया है वो किसी स्थान विशेष के नाम पर ही दिया जाता है। इस तरह अलग अलग प्रकार के औजार अलग अलग जगह पे प्रयोग किए गए। जैसे सोन नदी घाटी में लोवलवाई प्रकार का औजार प्रयोग किया गया, और मौस्तारी प्रकार के कुछ औजार हैं जो नियंदरथाल मानव के द्वारा प्रयोग किए गए। आरंभिक पुरापाषाणिक औजार जो है, अगर हम भारत की बात करें कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये बेलन नदी घाटी में प्राप्त होते हैं, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में। और इसके साथ साथ नर्मदा नदी घाटी में भी जो है एक जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो ये शुरुआती जीवाश्म प्राप्त हुआ, सबसे पहला मानव खोपड़ी जो प्राप्त हुई वो हथनौरा से ही प्राप्त होती है इस समय की, जो कि होशंगाबाद में पड़ता है, और ये होशंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नर्मदा नदी घाटी में भी भीमबेटका नामक स्थान से चट्टानों से बने आश्रयों से भी कुछ औजार प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इस समय की, जो आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ निम्न पुरापाषाण काल जो है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए हैं, जैसे सोन नदी घाटी का जब नाम आता है तो वो भी निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित है। सोन नदी घाटी जो है ये पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, उससे जुड़े होने के कारण इसको सोहन संस्कृति का नाम दिया गया। और D.N. वाडिया जो हैं उनके द्वारा इस संस्कृति के उपकरण 1928 में खोजे गए थे। इस काल में औजारों का प्रयोग करता जो मनुष्य था उसको होमो इरेक्टस कहा गया है, जो सीधा खड़े होकर चलने वाला मानव भी कहा जाता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 में पल्लावरम में हैंड एक्स, जिसको हम हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं, वो खोजी गई थी। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो है ये खोजी गई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, और इनकी एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। चॉपर चॉपिंग उपकरण सबसे पहले सोन घाटी में ही उपलब्ध होते हैं, जो कि D.N. वाडिया द्वारा ही खोजे गए, और D.N. वाडिया को ही सोन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाता है। तो 1930 में KRU टॉड के द्वारा भी इसकी खुदाई कराई गई थी, और HD सांकलिया द्वारा मानव आवास के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए थे। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इतिहासकारों से जुड़े हुए हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर हम जगहों की बात करें, क्षेत्र की बात करें,
तो उत्तर प्रदेश का बेल नदी घाटी मिर्ज़ापुर ज़िले से लेकर इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस इतिहास के संदर्भ में। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूम और मिदनापुर। आंध्र प्रदेश में क्षेत्र है कुर्नूल, नागार्जुनकोंडा, कुड़प्पा, नल्लौर, चित्तूर। कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं वो हुसंगी, मालप्रभा, घाटप्रभा नदी घाटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है माने जाते हैं पाषाण काल के, जहाँ से कुछ साक्ष्य इतिहासकारों को या जीव वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए। ये सारे क्षेत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और जो क्षेत्र हैं जैसे महाराष्ट्र का नेवासा है, गोदावरी नदी घाटी है, चिरकी है एक जगह जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, बिहार का मुंगेर और राजगीर, यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं इस समय के। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी, होशंगाबाद में स्थित हथनौरा एक ऐसा स्थल है जो जहाँ से 1982 में सबसे पहले मानव मादा कपाल प्राप्त हुआ। और इसके साथ सोन नदी घाटी में स्थित भीमबेटका, आदमगढ़ आदि स्थल हैं जहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजस्थान में नागौर है, डिंडवाना है जो कि भेराज नदी घाटी में पड़ता है। और गुजरात का एक जगह है साबरमती नदी घाटी, और बीरपुर, हदौल और उमरेठी। तमिलनाडु में पल्लावरम जो है वो प्रथम हस्त कुठार यहीं से प्राप्त हुआ। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त की गई वो पल्लावरम से ही मिलती है। और झारखंड जो जगह है उसमें उसकी जो जिला है सिंहभूम जिला, हजारीबाग और रांची बहुत महत्वपूर्ण जगह है। पंजाब का पाकिस्तान, सोन नदी घाटी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अदियाल, कसाल कलां, पिंडी आदि कुछ जगह हैं। इसके बाद जो है मध्य पूर्व पाषाण काल को अगर पढ़ें तो इसका जो समय है वो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, क्वार्टजाइट पत्थर पहले प्रयोग किया जाता था मनुष्य के द्वारा, जो निम्न पूर्व पाषाण काल में प्रयोग किया गया। और उसके बाद इसके साथ साथ जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, शल्क फलक जैसे पत्थर का प्रयोग होने लगा, जिस कारण से इस समय को हम फलक संस्कृति कह देते हैं। ये शल्क फलक का ये अर्थ होता है कि जो पत्थर थे वो बड़े तीखे थे जो ये प्रयोग करने लग गया था। कुछ तो ये स्वयं ही तीखे कर देता था पत्थरों को जो गोल भी होते थे, लेकिन यहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं वो चट्टानों से टूटकर जो अलग हुए पत्थर थे, तो उसमें बहुत तीखे पत्थर जो है वो प्रयोग करने लगा था। और इसके साथ साथ इस युग में पत्थर से बनी पपड़ी से तैयार औजारों में खुरचनी, बेदनी, छेदनी, फलक आदि औजार मिलते हैं। ये खुरचनी, बेदनी, छेदनी ये पत्थरों के ही औजार थे। इस तरह के जो औजार थे ये इन्हीं को हम, इस तरह के औजारों को हम जो है खुरचनी, बेदनी या फिर ये फलक तरह का जो ये आप देख रहे हैं, ये फलक तरह के जो औजार थे ये इस तरह के थे। और खुरचनी ये इस तरह का ही एक औजार था खुरचनी। इसके अलावा प्रायद्वीप भारत से इस समय के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस समय में भी मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक ही बना रहा। ऐसा नहीं था कि उसने बहुत वो विकसित हो गया था और बहुत कुछ वो करने लगा था, ऐसा कुछ भी कुछ अलग नज़र नहीं आता है इस समय में भी। इस समय में भी वो एक शिकारी ही बना रहा, मध्य पूर्व पाषाण काल में भी। तो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, महाराष्ट्र का नेवासा, कर्नाटक का बेलगांव और धारवाड़ जिला, होसंगी तमिलनाडु का अतीरपक्कम, गुजरात का सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, मिर्ज़ापुर जिला, झारखंड का सिंहभूम आदि ये जो है महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के। और इसके अलावा और जो क्षेत्र हैं जैसे मध्य प्रदेश का भीमबेटका से गुफाओं से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं उस समय के। राजस्थान का डिंडवाना क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है मध्य पूर्व पाषाण काल का। गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, झांसी और ललितपुर ये सभी क्षेत्र जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और झारखंड का सिंहभूम, वही पलामू, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल, नागार्जुनकोंडा और चित्तूर, कुड़प्पा आदि, महाराष्ट्र का नेवासा और कालेगांव आदि क्षेत्र जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु का अतीरपक्कम ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का बेलगांव, धारवाड़ जिला, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और पंजाब पाकिस्तान में जो पड़ता है सोन नदी घाटी या सिंधु नदी घाटी। इसके साथ साथ उच्च पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय इसका माना गया है।
और इस युग में प्रयोग होने वाले औजार और भी ज़्यादा धारदार होने लगे थे, क्योंकि इस समय में मानव हर तरह के पत्थर का प्रयोग करने लगे थे। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय भी इसी युग में हुआ। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण एक तथ्य है कि आधुनिक मानव जो है होमोसेपियन, तो इसका उदय जो है वो कौन से युग में हुआ, तो उच्च पूरा पाषाण काल में इसका उदय हो चुका था। भारत में 8 राज्यों में ही पूरा पाषाण के ज़्यादातर साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और क्षेत्रों की बात करें तो ज़्यादातर इसमें वही जो है जिन 8 राज्यों का यहाँ जिक्र हो रहा है तो वही रहेंगे ज़्यादातर। तो आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र। जैसे महाराष्ट्र से सीपी से बने कुछ मनके प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसमें मातर देवी की मूर्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ मध्य पाषाण काल में हम बात करें, इसका समय है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। तो पूरा पाषाण काल के तीनों जो भाग हैं वो हमने पढ़ लिए। उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ वो शिकारी ही बना रहा, कुछ ऐसी कोई उपलब्धि उसने हासिल नहीं की थी। मध्य पाषाण काल में क्या महत्वपूर्ण है उसको भी अगर समझें तो इसकी खोज करने का जो श्रेय है वो जॉन इवांस को जाता है। 1866 में सिंध के पूरा स्थल रोहादी का उत्खनन इनके द्वारा कराया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जानवर को पालतू बनाया गया, तो किस समय में जानवर को पालतू बनाना शुरू किया था मनुष्य के द्वारा, तो ये मध्य पाषाण काल के साक्ष्यों से ही पता चलता है कि इस समय में उसने जानवर को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। राजस्थान की एक जगह है बागौर और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और उनसे मिले जो साक्ष्य से ये पता चलता है कि सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था। इस समय में मानव मृतक के शव को दबा देते थे और उसके साथ खाद्य पदार्थ और औजार आदि भी रखते थे। ये एक जो यहाँ से परिवर्तन आया कि वो अब शव को दबाना शुरू कर दिया उन्होंने, उसके साथ साथ खाद्य पदार्थ भी रखने शुरू कर दिए, औजार आदि भी रखने शुरू कर दिए। शायद उनका ये मानना था कि इस जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी शायद कोई जीवन होगा, और इसलिए यही वजह रही कि शायद उसके साथ वो बहुत सारी चीज़ों को भी दबा देते थे। इस समय के औजार या उपकरण छोटे होने के कारण इसको माइक्रोलिथ्स कहा गया। छोटे औजार होने के कारण इसको ये नाम दिया गया माइक्रो। इस समय के मानव का अस्थिपिंजर का पहला जो अवशेष है वो उत्तर प्रदेश के सरायनगर से प्राप्त होता है, और इस समय के औजारों में चंद्री, त्रिभुज या चतुर्भुज आकार के औजार मिलते हैं, और कुछ जगह से हड्डियों व सींगों से बने औजार भी प्राप्त हुए इस समय के। मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जो कि शिलाश्रयों व उनमें चित्रकारी के अवशेषों के रूप में एक समृद्ध स्थल माना जाता है। भीमबेटका, जैसा कि मैंने कहा, कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है रायसीना जिला में मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलते हैं शिलाश्रयों में, और भी बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण जो है वो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में ही आदमगढ़ एक जगह है, उनमें भी शिलाश्रयों और मृदभांड और पशुओं के काफ़ी अवशेष प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेरी पाई गई। यह टेरी का अर्थ होता है बालू के टिल्ले, यानी रेत के जो टिल्ले होते हैं, और उनसे भी बहुत। नवपाषाण काल की बात करें तो ये 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का इसका समय माना जाता है। और नवपाषाण काल जो जाना गया है वो मनुष्य के आविष्कार के लिए जाना जाता है। यहाँ तक आते आते मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार करना शुरू कर दिए थे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कृषि का आविष्कार उसने शुरू कर दिया था, कृषि करना उसने शुरू कर दिया। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक के साथ साथ खाद्य उत्पादक भी बन गया था, और कृषि के बारे में ये माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ और बोलन जिला पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ थी, इसके साथ साथ वो सब्जियां आदि भी उगाना सीख गया था। धान की खेती के साक्ष्य मिट्टी के बर्तन, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, और गेहूं के साक्ष्य जो है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। पशुपालन भी इसके साथ वो करने लगा था, जैसा कि सबसे पहला जो पालतू पशु उसने बनाया था, पालतू जानवर था, वो कुत्ता था, लेकिन ये जो है उसके बाद जो है और विकसित हुआ, और मानव ने कृषि के साथ साथ दूसरे पशुओं को भी
पालतू बनाना शुरू कर दिया। उसने कुत्ते के साथ साथ भेड़ बकरी आदि पालना शुरू कर दिया। अब मानव एक परिवार की तरह रहने लगा था। पहले ये झुंड में तो रहता था, लेकिन क्योंकि बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई थी, तो वो जानवरों की तरह ही व्यवहार करता और जानवरों की तरह ही जंगल में जैसे वो रहता था गुफाओं में, तो वैसे ही रहता था। अब मानव एक परिवार की तरह जब रहने लगा था, तो जाहिर सी बात है आगे वो घर भी उसने बनाए होंगे। अब गोलाकार झोंपड़ियों में रहने लगा था। अपने साथ रहने वाले लोगों की और भी अच्छी देखभाल वो करने लगा था। तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित होने लगी थी। दो प्रकार के शवाधानों का विवरण मिलता है। जब शवाधान की हम बात करें अगर, कि किस तरह से वो शव का अंतिम संस्कार करता था, दो प्रकार के शवाधानों का विवरण मिलता है यहाँ पे, आंशिक और पूर्ण आंशिक शवाधान। तो आंशिक और पूर्ण शवाधान। तो आंशिक शवाधान में तो चुनी हुई हड्डियों को दफनाया जाता था, और पूर्ण शवाधान में स्त्री व पुरुष मृतक को लिटाकर उसके साथ कुछ वस्तु रख दी जाती थी, बर्तन आदि। तो ये वस्तु है, वास्तु नहीं है, इसको ठीक कर लेना। बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। यहाँ तो शवों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य गुफकराल से मिलता है। तो शवों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो बुर्ज होम से ही प्राप्त होता है। तो ये जो है एग्जाम्स में देखा भी गया है क्वेश्चन। इसके साथ साथ साक्ष्यों से जुड़े और जो तथ्य हैं, सभ्य होने के संबंध में मानव ने इस समय तक काफ़ी प्रगति कर ली थी, और इस समय में मानव गड्ढे से बने घरों की बजाय मिट्टी व घास और लकड़ी से बने घरों में रहने लगा था, और उसने पहिए का आविष्कार कर लिया था। आगे चलकर जिसकी मदद से वो कृषि को करने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग भी करने लगा था। पॉलिश किए गए अच्छे ढंग के औजारों का प्रयोग मानव करने लगा था, और जिनका प्रयोग वह कृषि कार्यों में ज़्यादातर करता था। पत्थर के औजारों, चाक निर्मित मृदभांड और हस्त निर्मित मृदभांड आदि सिंहभूम, झारखंड, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल, कामरूप जिला व दाऊजली असम से प्राप्त होते हैं। तो ये जो हाथ से बनाए हुए जो मिट्टी के बर्तन थे और चाक निर्मित जो मृदभांड हैं, इस तरह के जो या पत्थर के औजार हैं, ये हमें सिंहभूम से प्राप्त होते हैं, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल से प्राप्त होते हैं, कामरूप जिला है, दाऊजली एक जगह है असम, इनसे हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अन्य क्षेत्रों में हम समझें तो झारखंड का सिंहभूम जिला, जहाँ से पत्थर के औजार और हस्त निर्मित चाक और मृदभांड प्राप्त होते हैं। पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला, जहाँ से हड्डी के बने औजार प्राप्त होते हैं। ये नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बिहार हो गया, सारण जिला में चिरांद नामक स्थान से धान के साक्ष्य व झोपड़ियों के अवशेष, हड्डियों से बने उपकरण, तारादी नामक स्थान से ये सब प्राप्त होते हैं। और या जो है कृषि में कई फसलें जैसे गेहूँ, जौ, रागी, बाजरा के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र में चित्रित मृदभांड व पशु अवशेष, गर्तावास आदि प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु का पय्यमपल्ली से भी ज़्यादातर कृषि से संबंधित अवशेष ही प्राप्त होते हैं। कर्नाटक रायचूर जिला में राख के ढेर, पशुपालन व कृषि के अवशेष, इसके अलावा बेल्लारी, धारवाड़ व ब्रह्मगिरी आदि क्षेत्रों से भी अधिकतर पशु अवशेष व कृषि संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मणिपुर व मेघालय से भी कुछ अवशेष जैसे पत्थर के औजार, हस्त निर्मित मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में नागार्जुन कोंडा, अनंतपुर जिला से हड्डी से बने उपकरण भी प्राप्त होते हैं। पुरातत्व संबंधी कुछ साक्ष्य हैं जो विद्यार्थियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, तो उनको लेकर के भी एग्ज़ाम्स में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, और इसके साथ साथ 1871 में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में बनाया गया है, 1979 में बनाया गया था, और इसका निर्माण पहले भागलपुर में नई दिल्ली में शुरू किया गया था, और उसके बाद जो है ये भोपाल में बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में तब्दील किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हो सकता है। इसके पहले महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था। ये कुछ जो है औजार उस समय के हमने जिनका जिक्र किया, तो ये हस्त कुल्हाड़ी है जो
इस तरह की जो पत्थर से बनाई गई थी, जो सबसे पहले पल्लावरम से प्राप्त हुई है। और ये खुरचनी जो हम बात कर रहे थे, इस तरह की होती थी। ये बड़े तीखे औजार जो उसने जो है मध्यपुरा पाषाण काल में बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये इस तरह के औजार जो है इस तरह से उन्होंने शिकार के लिए बनाए थे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।